नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बीजेपी के स्थापना दिवस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले लोकसभा चुनाव का एजेंडा तय कर दिया। समाज के विभिन्न वर्गों के लिए अपनी सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को गिनाते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय के नाम पर कई दल केवल दिखावा करते हैं और अपने मुखिया का ही भला करते हैं, समाज का नहीं। उन्होंने परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि ये दल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये लोग इतने हताश, इतने निराश हो चुके हैं कि अब एक ही रास्ता उनको दिख रहा है, एक ही उपाय दिख रहा है और वो खुल करके कहने लगे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। वो कब्र खोदने की धमकी देने लगे। बादशाही मानसिकता वाले इन लोगों को, इन पार्टियों को एक बात पता नहीं है। आज देश का गरीब, देश का सामान्य मानवी, देश का युवा, देश की माताएं, बहनें, बेटियां, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, हर कोई भाजपा के कमल को खिलाने के लिए, भाजपा के कमल की रक्षा करने के लिए वो ढाल बनकर के खड़ा हुआ है। साथियों, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे इन राजनीतिक दलों की हमारे खिलाफ साजिशें चलती रहेगी। तो आज भाजपा का एक बड़ा दिन, भाजपा का स्थापना दिवस। हमारे साथ चर्चा करने के लिए भाजपा के इस पूरे सफर पर एक खास मेहमान मौजूद है, रविशंकर प्रसाद जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। आपका बहुत बहुत स्वागत है रवि जी एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले बीजेपी के स्थापना दिवस के लिए आपको बधाई। आप शुरू से ही बीजेपी की इस यात्रा के सहयात्री रहे हैं। किस तरह से देखेंगे कि आज बीजेपी जिस मुकाम पर पहुंची है, क्या ये बीजेपी का शीर्ष आ गया है या आपको लगता है कि अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है? धन्यवाद अखिलेश जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि भाजपा सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है, इसका एक विजन है। और आज जब प्रधानमंत्री जी ने उन सारे महान नेता और करोड़ों कार्यकर्ताओं के त्याग बलिदान को सम्मान किया, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय हों, चाहे नानाजी देशमुख हों, अटल बिहारी वाजपेयी हों, लाल कृष्ण आडवाणी हों और अन्य हजारों सैकड़ों कार्यकर्ता, केरला में कितने कार्यकर्ता मौत के घाट उतारे गए, बंगाल में उतारे गए, बाकी जगह संघर्ष हुआ, वहाँ से यात्रा शुरू हुई। और आज हम देश में शासन करते हैं 9 साल से, आगे फिर करेंगे, कई प्रदेशों में करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक हमारा मूल मंत्र रहा है, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। आज भारत दुनिया की बड़ी ताकत है या नहीं, दुनिया की 5वीं इकॉनमी है या नहीं, भारत का सम्मान दुनिया एक बहुत ही प्रतिष्ठा के साथ करती है या नहीं करती है। और बाकी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में सारी उपलब्धियों का जिक्र किया, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं कि भारत कैसे दुनिया का एक समर्थ देश बनने के रास्ते पर है। तो यही हमारा पड़ाव है? नहीं, हमारा पड़ाव है भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाना, डेवलप्ड देश बनाना। तो ये विजन आपके सामने है। और लेकिन रवि जी, जब वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे अखबार ये कहते हैं, लिखते हैं उनके कॉलमनिस्ट की भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण पार्टियों में से एक है और इसके बारे में जानकारी कम है, तो आपको लगता है कि जो पश्चिम है, क्या उसने भाजपा के बारे में समझने में देर कर दी, या आपको लगता है कि कई गलतफहमियां अभी हैं जिन्हें दूर करना जरूरी है, खासतौर से पश्चिम के लिए? देखिए, जहां तक पश्चिम का सवाल है, एक बात मैं आज अवश्य कहना चाहूंगा कि एक तो पारंपरिक पूर्वाग्रह रहता है, चाहे अमेरिका हो या इंग्लैंड हो या यूरोप हो। ठीक है, कुछ ताकतें हैं जो भाजपा को नहीं लाइक करती, और विशेष रूप से कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ अभी भी मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित लोग हैं जो बुद्धिमान हैं, किताब लिखते हैं,
लेकिन जबरदस्त पूर्वाग्रह बीजेपी के खिलाफ रहता है। एक तो उनका दृष्टिकोण है, दूसरी बात है कि हमको उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। हम उनके बिना आगे बढ़ते गए ना। ये उनको सोचने की बात है। आपने बहुत बड़ी बात कही, जो एक अखबार का जिक्र किया कि भाजपा को देश के लोग आशीर्वाद देते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, 11 करोड़ से अधिक मेंबर्स हैं, 23 करोड़ वोट मिला 19 के चुनाव में, आगे और मिलेगा लोकसभा। तो ये आप इसको एनालाइज क्यों नहीं करते? ये है बड़े सवाल जी। तो ठीक है, उनको उनकी शुभकामनाएं वो नहीं करते हैं तो, लेकिन हमें तो जनता के आशीर्वाद पर भरोसा है और निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। रवि जी, एक जो दूसरी बात आज शुरू हुई है, सामाजिक न्याय सप्ताह की बीजेपी ने शुरुआत की है। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल तक ये चलेगा। समाज के जितने तबके हैं, और जिसका आज पीएम मोदी ने भी जिक्र किया खासतौर से, उन्होंने एक सवाल ये भी उठाया कि जो लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं वो समाज का नहीं बल्कि केवल अपनी पार्टी के मुखिया का भला करते हैं, और एक तरह का ये अन्याय भी है जो बीजेपी ने दूर करने का प्रयास किया है। तो क्या बीजेपी का ये प्रयास होगा कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में जो समर्थन मिला है इस वर्ग का, इसको आगे भी जारी रखा जाए? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि अगर हमने सामाजिक न्याय की बात की तो 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाया, 200 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन, 200 करोड़ डोज फ्री वैक्सीन लगा, सड़कें बनी तो सबके लिए बनी, बिजली गई तो हर के गांव में गई, है ना। एक तरफ ये हुआ एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, चाहे महिला हो, गरीब हो, पिछड़े हो, वंचित हो। दूसरी तरफ क्या है, लालू जी का सामाजिक न्याय क्या है कि राबड़ी देवी बनेगी मुख्यमंत्री, तेजस्वी बनेगा उप मुख्यमंत्री, आगे बनेगा मुख्यमंत्री। स्वर्गीय मुलायम सिंह का सामाजिक न्याय क्या है कि अखिलेश यादव बनेंगे मुख्यमंत्री। आपके स्वर्गीय करुणानिधि का क्या है सामाजिक न्याय, वो भी बात करते हैं डीएमके कि स्टालिन बनेंगे मुख्यमंत्री। ये मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए। सामाजिक न्याय की वकालत करने वाले अधिकांश दल परिवादी दल हो गए हैं, और उनके सामाजिक न्याय की एकमात्र परिभाषा वही है। जी। मैं आपसे एक बात कहूं कि लालू प्रसाद गए चारा घोटाले में जेल, मेरे वकील के रूप में कुछ भूमिका रही है सीबीआई इंक्वायरी कराने में, आपको पता होगा। जब वो जेल गए तो उन्होंने किसको बनाया मुख्यमंत्री? किसी साधारण यादव को नहीं बनाया, अपने विधायक को, अपनी पत्नी को बनाया। यही सवाल है जी, जिसका जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे थे। तो क्या ये माना जाए रवि जी कि आने वाला जो चुनाव, प्रामाणिक सामाजिक में, जी, तो क्या ये माना जाए कि जो आने वाला चुनाव है उसमें वंशवाद, परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, जो सारे मुद्दे आज पीएम मोदी ने गिनाए हैं, साथ ही भ्रष्टाचार, और उन्होंने कहा कि ये सारे विपक्षी दल एक हो रहे हैं क्योंकि ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये एक बड़ा मुद्दा अगले लोकसभा चुनाव का होगा, और एक तरह से आज पीएम मोदी ने ये एजेंडा सेट कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। और एक बात मैं अखिलेश जी, बहुत दिनों के बाद आपके चैनल पर आपसे मैं बात कर रहा हूं, तो एक बात मैं और कह दूं जी। कल सुप्रीम कोर्ट में इनका केस डिसमिस हुआ, ये लोग गए थे कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, मैं नाम लेके बता रहा हूं, अनिल देशमुख 13 महीना जेल गए कि नहीं गए? अभी नवाब मलिक बहुत बोलते थे वो 1 साल से जेल में है कि नहीं गए? संजय राउत 3-4 महीना जेल में रहे कि नहीं रहे? बाकी लालू प्रसाद को सजा हुई कि नहीं हुई? वो कन्विक्ट हुए कि नहीं हुए? तो जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो इतना सिसोदिया जी का बेल रिजेक्ट हुआ कि नहीं, पहले आशुतोष जन का बेल रिजेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है? तो मैं कोर्ट प्रक्रिया की खाली बात कर रहा हूं, विभिन्न पार्टियों के नेताओं की बात। जी। तो जब कोर्ट से आपको राहत नहीं मिलती, ये पूरे नेशनल हेराल्ड के केस में सोनिया जी और राहुल गांधी का बेल ये क्वाशिंग रिजेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, जो 5,000 करोड़ का घपला था नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी को लेकर करके, तो उनको भी ट्रायल फेस करना पड़ रहा है। तो आप भ्रष्टाचार करेंगे, कोर्ट आपको रिलीफ नहीं देगा और आप उसको तूफान खड़ा करेंगे, ये तो ठीक नहीं है। तो ठीक है, लेकिन देश एक के सामने आरोप इसे जो आना लगाया चाहिए। जाता है विपक्षी और पार्टियों की ओर से रवि जी, वो ये है कि लोकतंत्र खतरे में है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी जो हैं, जब अभी हाल ही में लंदन की यात्रा पर थे, उन्होंने कई बार इस बात को कहा भी, और बार बार इस बात को दोहराया जाता है कि सारे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो खतरे में हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? और अभी हमने देखा कि आज ही बजट सत्र समाप्त हुआ, लेकिन धुल गया, कोई कामकाज उसमें नहीं हो पाया। मुझे एक चीज बताइए, यहां पर नॉर्थ ईस्ट में उनकी हार हो गई, त्रिपुरा में हार हो गई, मिजोरम में, नागालैंड में उनको सीट आई 0/0,
तो वहां जाके करते हैं कि भारत का लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। अब राहुल गांधी की पार्टी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें, मुझे बता दीजिए आप। और जहां तक लोकतांत्रिक संस्थाओं का अवमूल्यन हो रहा है, तो न्यायालय में अपने 3 मुख्यमंत्रियों को लेकर कौन गए थे? राहुल गांधी गए थे ना। ये क्या न्यायालय का सम्मान हो रहा था? राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री को 2 घंटा बोलने नहीं दिया इन लोगों ने, और प्रधानमंत्री ने उसी नारे शोरेबाजी में अपना भाषण दिया। ये कौन सी बात हो रही थी, मुझे बताइए आप। जिस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों पर टिप्पणी करते हैं राहुल गांधी, अगर हम लोग करें तो आप लोग की पूरी जमात हमारा विरोध करे। ये तो मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल बताया। आज श्रीमान गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के अंदर क्या लोकतंत्र है बता रहे हैं। तो इसलिए आज हमारे जो विरोधी हैं, केरला में हमारे कार्यकर्ताओं को कितना मारा गया, बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं पर क्या जुल्म होता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो क्या वहां लोकतांत्रिक आचरण होता है? जी, तो ठीक है, वो कहेंगे तो देश के सामने बात आएगी और आनी भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, घूम फिर कर बात एक ही आती है कि उनको वोट नहीं मिलता अखिलेश बाबू, तो हम क्या करें? तो कभी वो चुनाव आयोग पर हमला करेंगे, न्यायालय पर हमला करेंगे। इनकी बात मीडिया में छप जाए, अखिलेश बाबू चला दे तो बड़ी अच्छी बात है। इनकी बात इनके मन अनुसार नहीं चलेगी तो फिर वो खिलाफ है। तो ये कौन सा लोकतांत्रिक आचरण का सम्मान है, ये मुझे समझ में नहीं आता है। मेरे लिए हो तो सब ठीक, नहीं हो तो हम आलोचना करेंगे। ये ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविशंकर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए और साथ ही बीजेपी की इस यात्रा पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हॉट टॉपिक में वक्त है एक ब्रेक का। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी के बेटे अनिल एंटनी आज बीजेपी में शामिल हो गए। वे केरल कांग्रेस के नेता थे, लेकिन बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद के बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाते हुए पार्टी में स्वागत किया। इस मौके पर अनिल एंटनी ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। वहीं अपने बेटे के बीजेपी में शामिल होने के फैसले को ए के एंटनी ने गलत बताया और कहा कि वो आखिर तक बीजेपी और संघ की विचारधारा के खिलाफ खड़े रहेंगे। कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मानते हैं कि उनका धर्म एक परिवार के लिए काम करना है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा धर्म इस राष्ट्र के लिए काम करना है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास हमारे देश को अगले 25 साल में एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है और उनके पास भारत में सभी के लिए सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता और न्याय लेने के लिए भी एक बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है।